राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। अब देखो, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में अपन ने एक इतिहास का कालक्रम समझने का प्रयास किया था ना। पहले अपन ने तो क्या जानकारी ली थी कि इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है। हाँ भाई, आपको पूछा जाए कि इतिहास की जानकारी कैसे, तो क्या बताओ? दो। और दूसरा कौन सा है? साहित्यिक स्रोत। तो ध्यान में रखने विशेष थे कि इन दोनों स्रोतों के माध्यम से जानकारी मिलती है, इतिहास की जानकारी मिलती है ना। इतिहास का मतलब हो गया कि भाई आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, 2300 साल पहले अशोक ने शासन किया था, चंद्रगुप्त ने अखंड भारत का है। वो कहानी हमें कहाँ से मिलती है? तो पुरातन स्रोतों। इतिहास को 3 भागों में डिवाइडेड किया था ना। कौन कौन से भाग थे? भाग। एक तो कौन सा था? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा काल? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कौन सा था? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा कौन सा था? और तीसरा था ऐतिहासिक काल। अंतर क्या है रे? हाँ? अंतर क्या था इन तीनों में? है कि इसके पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं क्या? तो आप क्या बताओगे कि हाँ बिल्कुल इसके पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसकी कौन सी जानकारी नहीं मिलती इस काल की? हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती, इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल, है ना। फिर आद्य ऐतिहासिक काल, तो इस काल की क्या पुरातात्विक स्रोत मिले हैं अपने को? बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता की तो सारी जानकारी हमें खुदाई से मिलती है, लेकिन साहित्यिक लिखित जानकारी पूछी जाए तो लिखित जानकारी मिलती है, लेकिन वो क्या है? अपठनीय है, पढ़ी नहीं गई, इसलिए इस काल को हम क्या कहते हैं? और ऐतिहासिक काल के बारे में पूछा जाए कि पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं क्या? तो बिल्कुल पुरातात्विक स्रोत मिलती है, बिल्कुल लिखित जानकारी भी मिलती है, और वो है पढ़ी भी जा चुकी है ना। तो इसलिए इसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है ना। तीनों कालों का अलग में। फिर अपन ने इसी प्रागैतिहासिक काल में कई भाग डिवाइडेड किए थे। इसमें एक तो आता है पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल। मानव का सबसे पहले, मानव जो प्रारंभ में जीव था, उस औजार था, वो क्या था? पत्थर था ना। इसलिए इस काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। फिर मैंने कहा था कि ये जो पाषाण काल है, इसे 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से 3 भाग? तो एक तो पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। एक मध्य पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। और अपन ने इसमें चर्चा की थी कि मानव प्रारंभ में शिकारी व्यक्ति था ना, शिकार करता, भोजन इकट्ठा करता और आपको 2-4 दिन खातो, पचपा चोनियों भोजन ढूंढतो, चलते। इस समय हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के समय जो मानव था वो क्या था? खाद्य संग्राहक था। संग्रह करना यानी इकट्ठा करना, संग्राहक था। और साथ में वो क्या किया करता था? खाद्य के लिए आकेटक किया करता था। आकेटक का मतलब होता है शिकार। शिकार किया करता था, है ना। मानव का हथियार प्रमुख पाषाण, इस समय पाषाण हथियारों में ज्यामितीय आकृतियों में तब्दील होने लग गए थे। अर्थात इस समय तीर कमान का आविष्कार हो गया था, है ना। तीर कमान या हथियार जो थे उनको ज्यामितीय आकृति मिलने लग गई। अर्धचंद्राकार आकृति कह सकते हो आप, इसमें त्रिभुजाकार हथियारों का निर्माण शुरू हो गया था। और इसी काल में मानव ने कौन सा कार्य सीखा था? तो पशुपालन सीखा था। और फिर मानव ने नवपाषाण में क्या सीख लिया? खेती करना सीख लिया। और खेती करने के कारण मानव को एक जगह टिककर रहना पड़ा, जिसे कहा जाता है स्थायी जीवन। तो स्थायी जीवन, स्थायी बस्ती या इनके भी शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? नवपाषाण काल से शुरुआत हुई थी। अब जब हम राजस्थान की पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि राजस्थान से कई पाषाणकालीन सभ्यता है, तो पाषाण काल का मतलब हो जाएगा ये सारा, है ना। और आद्य ऐतिहासिक काल में तो अपन पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। आप भारतीय इतिहास में पढ़ोगे सिंधु घाटी सभ्यता, और राजस्थान में भी सिंधु घाटी सभ्यता के कई प्रमुख नगर थे, जिनमें सबसे प्रमुख नगर कालीबंगा अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके अलावा पाषाण काल से संबंधित अपने राजस्थान में कई स्थल है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि अपना डीडोना भी कैसा स्थल है? पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ डीडोना के अंदर अपने
कौन से सरोवर से? सिंघी सरोवर से भी हमें पाषाण उपकरण मिले। हम ये कहते हैं कि पाषाण में मानव ने या डीडवाना में अपना निवास बनाया था, है ना। इसके अलावा अपन और चर्चा करें तो मैंने आपको कल कहा था कि राजस्थान में सबसे पहले पाषाण की थी, C.A. हैकेट ने की थी। और ये कहां से की थी? 1870 में इन्होंने, एक तो जयपुर से और एक इंद्रगढ़ से। तो ये अपने राजस्थान में खोजा गया प्रथम पाषाणकालीन उपकरण, या ये प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य थे ये। इसके अलावा बना है, जायल है ना, बुड्ढा पुष्कर है, ये सब के सब अपने कैसे स्थल है? पूरा पाषाणकालीन स्थल है कि सब पाषाणकालीन स्थल है। आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक स्थल है जो पाषाण काल से संबंधित नहीं है? तो ये 4-5 तो आपको विशेष ध्यान में रखने, है ना, जैसे डीडवाना, जायल, बुड्ढा पुष्कर, जयपुर, इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ बूंदी में पड़ता है ना, बूंदी। इसके अलावा कोटा के आलनिया से भी हमें प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं, है ना, कई सारे मिले। अलवर के हरसोला से मिले हैं। लेकिन आपको विशेष 4-5 ध्यान में रखने, है ना। पाषाण था, इसलिए इन सभ्यताओं को क्या कहा जाता है? पाषाणकालीन सभ्यताएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? पाषाणकालीन सभ्यताएं कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रारंभ में कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई थी? पाषाणकालीन सभ्यताएं विकसित हुई थी। अच्छा, पाषाण काल के बाद में मैंने कहा था कि सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु खोजी थी? तांबा। यह मानव के द्वारा सर्वप्रथम धातु है। सबसे पहले मानव ने कौन सी धातु की खोज की थी? तो तांबा की खोज की थी। अब मानव ने जब तांबे की खोज की तो तांबे का भी प्रयोग करने लग गया। तो पाषाणकालीन सभ्यता के बाद अगली सभ्यताएं आएगी, कौन सी आएगी? ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं। कैसी सभ्यताएं? ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं। तो ये भी आपको विशेष ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपन और चर्चा करें तो मैंने कहा था कि मानव ने इस तांबे और तांबे में टिन मिलाकर क्या बनाया करता था? मानव कांसा। तो अब आगे जो सभ्यताएं थी वो कैसे थी? कांस्य युगीन सभ्यताएं थी। तो कांस्य युगीन सभ्यताएं थी। और फिर मैंने कहा था कि लोहे की खोज कर ली गई थी। तो मानव का जो प्रमुख हथियार था वो लोहे के रूप में अस्तित्व में था, इसलिए आगे की जो सभ्यताएं थी उन्हें कौन सी सभ्यताएं कहा जाता है? लोहे युगीन सभ्यताएं। अब ये जो सभ्यताएं हैं ये अपन ने कालक्रम के आधार पर डिवाइड की है। किसके आधार पर? समय के आधार पर, धातु के आधार पर। तो इस प्रकार के कई नाम आएंगे कि राजस्थान में यह सभ्यता है वो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है, जैसे आहड़ सभ्यता है अपने, है ना, राजस्थान में कहते हैं ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी। एक तो थी गणेश्वर और एक आहड़, है ना। और पाषाणकालीन समझे तो मैंने अभी कहा था कि आपके डीडवाना से साक्ष्य मिले, जायल से साक्ष्य मिले, है ना, बुड्ढा पुष्कर से साक्ष्य मिले, बुड्ढा पुष्कर। इसके अलावा जयपुर से साक्ष्य मिले, अलवर से मिले साक्ष्य इस पाषाण काल के, बूंदी से साक्ष्य मिले, है ना, कई स्थानों से इस पाषाण काल के। ताम्र पाषाण काल की सभ्यता अपने विशेष थी, एक तो गणेश्वर, एक आहड़। और कांस्य युगीन सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पढ़ेंगे कालीबंगा। कौन सी पढ़ेंगे? अब आपको इतना ध्यान में रखना है कि मान लो अपने गणेश्वर अपन ने पढ़ी थी, तो मैंने कहा था गणेश्वर से जो धातुएं मिली थी, जो धातु मिली थी वो तांबा मिली, और तांबा भी प्योर तांबा था, 99.99% प्योर तांबा था। तो इस आधार पर वो कैसी सभ्यता हो गई? अब मैं कहीं पर आपको ये लिखवाऊं कि वहां से लोहे के बहुत सारे उपकरण मिले, तो वो कैसी सभ्यता होगी? पाषाणकालीन होगी, कांस्य युगीन होगी, ताम्र पाषाण होगी, या लोहे युग की होगी? वो लोहे युग की होगी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनका थोड़ा सा क्रम ध्यान में रखना है कि पहले पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण, फिर कांस्य युग, फिर लोहे युग। याद रखिए, ये नॉर्मल सी बात है ना। और लोहे युग में पढ़ेंगे तो जोधपुर आएगी सभ्यता, एक तो इसके अलावा आपको सभ्यता झुंझुनू के अंदर मिली है, यहाँ से भी हमें लोहे के कई सारे प्रमाण मिले, तो वह कैसी सभ्यता हो जाएगी? लोहे युगीन सभ्यता हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अभी आरएस का पेपर हुआ था प्री का, याद है? हाँ, पेपर है कि पेपर तो मिला होगा नो, हाँ देखी होगी। अब आर देखो कादा एक कादा आरएस प्री भी गमाए सवाल देखे मैं, काल की बात है, कोई पेपर दिखे हुए भी गमाए में क्या पॉलिटिकल सवाल आप पूछना तो चाहिए जाबन। आरएस प्री पेपर
मैंने तो लात तो बन लगी, बाद में देखा छोड़े अरे सड़क, है ना। तो ये नॉर्मल बातें थी अपनी। फिर अपन ने एक तो सबसे पहले सभ्यता पढ़ी थी कौन सी, भागोर। कौन सी सभ्यता पढ़ी थी सबसे पहले, भागोर सभ्यता, है ना। और ये भागोर सभ्यता भीलवाड़ा से मिली अपने को महासतियों के उत्खनन से। अच्छा, भागोर सभ्यता जो थी वो कैसे थी, मध्य पाषाण काल की। दूसरी जो अपन ने सभ्यता पढ़ी थी तिलवाड़ा, तिलवाड़ा में कैसी सभ्यता है, इन दोनों में लघु पाषाणिक उपकरण मिले। लघु पाषाणिक उपकरणों का मतलब क्या है, ताम्र पाषाण काल, है ना। तो पत्थरों के लघु पाषाण, छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण है, वो हमें मध्य पाषाण काल में दिखते हैं। तो मध्य पाषाणकालीन सभ्यता थी, ये दोनों की दोनों अपन ने पढ़ ली थी, है ना। साथ में अपन ने चले मध्य पाषाण तो कहीं पूरा पाषाण सभ्यता है। इसके अलावा जायल, ये 3-4 बार नाम लिख रहा हूँ, आपको ध्यान में रखने, क्योंकि ये अपने किताबों के अंदर जो है ना, उनमें ये नाम काफी बार चर्चा दिए गए हैं, तो आपको इनका विशेष ध्यान में रखना है ना। तो ये सारी की सारी अपने पाषाणकालीन सभ्यताएं थी, है ना। फिर अपन ने ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताओं की शुरुआत की थी कि ताम्र पाषाण से संबंधित कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो अपन ने सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, गणेश्वरी पढ़ी, गणेश्वरी पढ़ा था, है ना। तो गणेश्वर ऑटोमेटिक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता होगी। और ये गणेश्वर की थी 2800 ईसा पूर्व, लिखा हुआ तो है ना सबके, है ना, ध्यान में रखना। कहां से, नीम का थाना। और कौन सी नदी के किनारे, तो कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी, और इसकी खोज किसने की थी, R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना, कब की थी, 1972 में। और खुदाई किसने की थी यहाँ पर, और ये दो प्रमुख उत्खनन करता थे। गणेश्वर की क्या क्या थे महत्वपूर्ण है नाम। हाँ, पहले तो कौन सी हो जाएगी, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। हाँ, इसे और क्या कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर। अच्छा, आपको यह पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा कहां से आता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का क्या करते थे, ये तांबे का क्या करता, तो निर्यात, निर्यात करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता तांबे का आयात गणेश्वर से करती थी। आयात को मतलब आयो, निर्यात को मतलब गयो, निकल गो, निर्यात यानी निकल गो, आयात यानी आयो। तो सभ्यता के लिए निकलियो गणेश्वर तो निर्यात है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता में ये पूछा जाए तांबा कहां से आयात किया जाता था, गणेश्वर। और आप सबको पता है खेतड़ी वगैरह, ये डाबला सिंगाना, ये सारा सारा क्षेत्र है वो अपने गणेश्वर के पास झुंझुनू जिले में, नीमकाथना जिले में स्थित है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना। एक और क्या लिखा था, ताम्र संचयी सभ्यता, क्योंकि यहाँ से ताम्र के कई उपकरण मिले, इसलिए इसे ताम्र संचयी सभ्यता भी कहा जाता है। और मैंने कहा था कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में एक थी गणेश्वर सभ्यता, है ना। फिर इसके अलावा और गणेश्वर से क्या मिले, तो मैंने कहा कि यहाँ उपकरण सारे के सारे जितने भी 99% के बनने में, इसका मतलब इनको टिन मिलाकर कांसा बनाना नहीं आता था। इसके प्रमाण, इसके प्रमाण नहीं मिले ईंटों के, मतलब यहाँ से हमें जो भवन मिले वो किसके बने हुए थे, पत्थर, यानी कि पत्थरों का प्रयोग कहाँ किया गया था, भवन निर्माण में। इसके अलावा मैंने कहा था कि पत्थर से बने बांध भी मिले यहाँ से, है ना। कांतली नदी पर एक बांध बनाया गया था उस समय का, वो मिला है। इसके अलावा यहाँ से और ज्यादा चर्चा करें तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ से काले नीले मृत बांध मिले, और इन काले नीले बांधों को पुरातत्व विद्वानों ने कपिशवर्णी मृद बांध की संज्ञा दी है। कैसे मृद बांध, कपिशवर्णी मृद बांध। तो ये भी पूछा जा सकता है, काले नीले मृद गणेश्वर से मिले। इसके अलावा यहाँ से मैंने कहा था कि तांबे के कई उपकरण मिले हैं, जिनमें मछली पकड़ने का कांटा सबसे महत्वपूर्ण है। तांबे से बना पकड़ने का कांटा किस सभ्यता से मिला है, तो क्या बताओगे आप, से मिला है। एक मैंने कहा था कि दोहरी सिरे वाली पेचदार पिन मिली है, दोहरी सिरे वाली पेचदार पिन मिली है, दोनों साइड ही पेच है, अभी के साइड किस बड़ा ना पेचदार पिन मिली है। इसके अलावा और क्या लिखा था, ये तो हो गया, यहाँ गणेश्वर पुरी कौन लिखेड़ी है ना, तो लिख लो पहले, याद करो गणेश्वर पुरी लिखा आपने,
पच आप अगली बार आठ सभ्यता चालू करा प्रॉपर तरीका में ना